डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएसटी का आपका सेट सेकंड जो है उसका सॉल्यूशन। तो सेट सेकंड आपके लिए बना दिया गया है फुल सॉल्यूशन। और आपको बता दूं, आपका जो सेट नंबर 1 है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन डाल दिया है। उसको आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की मिल जाएगी। सेट 2 का हमने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए बनाया है। तो आपका हिंदी का, इंग्लिश का और साइंस का सॉल्यूशन फुल सारे आंसर्स कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में अपलोड कर दिया गया है। अब आपका एसएसटी है और मैथ जो है आपका अब आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एसएसटी को। और फटाफट इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो पीडीएफ डालूंगा उसका इसमें आपको पासवर्ड बताऊंगा, उस पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने की थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, आपको इसमें ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। सेकंड है राल्ट एक्ट कब इस पारित हुआ? तो सन 1919 में पारित हुआ। तीसरा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा, इसमें पूछा गया है आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1929 ईस्वी में जो है शुरुआत हुई थी। और पांचवा क्वेश्चन है महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा पे गए थे? तो 78 सदस्यों के साथ गए थे। छठा क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? तो 1871 में इटली का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर वियना सम्मेलन की मेज़बानी ड्यूक मेटरनिख ने की थी, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में डैश को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो 13 अप्रैल सन 1919 यहाँ पे आपको भर देना है। इसके आगे हम बात करें रक्त और लौह की नीति से क्या समझते हैं? तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क के इस नीति के द्वारा सैन्य शक्ति के सहयोग से जर्मनी का एकीकरण करना था। अंततः 1871 में संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ और लौह एवं रक्त नीति सफल रही। ठीक है, इसमें से आपको अगर लास्ट वाली लाइन नहीं लिखनी है अंततः वाली तो छोड़ सकते हैं। इसके आगे की बात करें, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको बताना चाहिए। बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ है? तो बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप लिया गया था या चला था, तथा यह बंग भंग की प्रतिफल था, ये बंग विभाजन का ही प्रतिफल था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। और भी बहुत कुछ हुआ था, पर आपको 2 नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है, लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी है। याद रखना, आपको पासवर्ड जो बताऊंगा उसको नोट कर लेना। बार बार कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा पासवर्ड के लिए। आप अगर कोई काम की बात करते हैं तो आपको रिप्लाई में सारे कमेंट्स के देता हूँ, 100% कमेंट्स के मैं रिप्लाई देता हूँ। अगर कोई आप केवल टाइम वेस्ट करने के लिए रिप्लाई मांगते हैं तो मेरे पास इतना समय नहीं है। पीडीएफ जो है आपको मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो में पासवर्ड बताता हूँ। आप बार बार वही क्वेश्चन करते हैं कि पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है, तो आप वीडियो इसका मतलब देखते नहीं हैं या फिर आप स्किप कर रहे हैं। तो अगर आप स्किप करेंगे या वीडियो को सही से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्लस जो इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ वो भी आपको पता नहीं चल पाएगी। एग्ज़ाम के टाइम के बाद में आपको फिर पछतावा होगा कि हमने गलती कर दी। तो आराम से आप ध्यान रखें, थोड़ा सा टाइम अपना जो पढ़ाई का है वो इसमें दें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी जो करनी थी वो इस तरह से है। राष्ट्रवादी संघर्षों में संघर्ष के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है, तो इस पे आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। ब्रिटेन की महिला कारीगरों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किए, इसकी व्याख्या करनी है। तो स्पिनिंग जेनी ऊन की कटाई के लिए एक मशीन थी जिसका आविष्कार सन में किया गया था। इस मशीन द्वारा एक मजदूर एक पहिए की सहायता से बहुत सी तकलियों को एक साथ घुमा देता था और इस तरह ऊन के कई धागे एक साथ बनने लगते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं का जो रोज़गार है उनको डर लगा कि उनका रोज़गार छिन जाएगा और उन्होंने इसी कारण महिलाओं ने जो है स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले बोले और इस मशीन के प्रचलन से लंबे समय तक टकराव चलता रहा। इस मशीन की वजह से रोज़गार छिन गए ना, जहाँ पे 10 आदमी काम करते थे वहाँ पे एक आदमी लगा, इस तरह से। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन जो है राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के
सवाल पर क्यों बटे हुए थे, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, इस बार आपके जो 5 सेट आएंगे मॉडल पेपर, उन सभी के सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। उसमें से ज़्यादातर 80 to 85% क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर से ही आएंगे, ध्यान रखना है आपको ये बात। तो नेक्स्ट जो बात करता हूँ मैं, इसमें राजनीतिक जो है पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्र से है जिनका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए। ये बड़े क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है। इसी का और पार्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। 12वें का मेन पार्ट तो है, उसके पार्ट जो है छोटे छोटे ये करे गए हैं। यहाँ पे तीसरा पार्ट यहाँ रह गया है, तो ऊपर नीचे हो जाता है लिखते समय, तो आपको ध्यान रखना है। और पार्ट जो है इसी 12वें क्वेश्चन का ये रहा, जर्मनी के एकीकरण वाला। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बढ़ें तो 13वां क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक मानचित्र है, इसमें ऑटोमैन साम्राज्य और ऑस्ट्रेलिया को दिखाना है। तो देखिए, ऑटोमैन साम्राज्य जो है वो यहाँ पे अंकित कर दिया गया है क से, तो इस जगह पे जो है ऑटोमैन साम्राज्य है, और ख जो है ये वाला ऑस्ट्रेलिया है आपका, ठीक है। तो ये आपके 2 अंकित करने थे विश्व के मानचित्र में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14वां है उसकी बात करें तो सरकार, यह आपका पोर्शन शुरू हो गया भूगोल का। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो इसमें न्यूनतम सहायता मूल्य जो है, जिसको आपका अभी ये आंदोलन भी चल रहा है उसके लिए, तो वही आपको सहायता देती है। इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं किसान, ठीक है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक सबसे ज़्यादा कोडरमा में होता है। इसके बाद में किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, तो लाल मिट्टी ऐसा मिट्टी है जिसमें लौह धातु की अधिकता होती है। इसके आगे बढ़े हम 17वें क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, तो चावल जो है आपका खरीफ फसल है, बाकी चना गेहूँ आपका ये सब रबी फसल हैं। आगे बढ़े हम 18वें क्वेश्चन पे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, तो आपका सूर्य ताप, जो सूर्य ताप है, पवन चक्की है, जल विद्युत है, बायोगैस है, कचरा है, भूताप है, और समुद्री ताप जो है बायोडीजल आदि सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं। इसके आगे मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए मृदा संरक्षण क्यों होता है, इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो अपने मृदा को अपने स्थानों से कटने से बचाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मध्य रखते हुए, जिससे अगर मृदा नहीं कटेगी तो आपके जो है वनों की रक्षा होगी, वृक्षारोपण बढ़ेगा, बांध बनेंगे, भूमि उद्धार बढ़ेगा, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए मृदा संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल आराम आराम से समझ कर लिखी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत ही हिसाब किताब से सॉल्व किया गया है ताकि आप आराम से उसको याद कर पाएँ। 20वां जो क्वेश्चन है, जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है, व्याख्या करनी है। तो आप इसके पॉइंट्स बना करके लिख देंगे। यहाँ पर हमने जैसे पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है 20वें का, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, तो इस तरह से आपको ये पॉइंट बना के लिख देने हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी का और पार्ट जो है, इसमें पूछा गया है चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण देना है। तो चाय को उगाने के लिए अनुकूल केवल भौगोलिक परिस्थितियाँ लिखनी है आपको, ज़्यादा कुछ उतार चढ़ा करके रामायण नहीं लिखना, जो चीज़ ज़रूरत है उतनी ही लिखनी है आपको। तो उसमें आपका आंसर कंप्लीट होता है, तो आपको 150 या 200 शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है तो। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन आपको करना है। और दूसरा है आपका इसी का और ऑप्शन, इसमें उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को की रोकथाम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करनी है। तो इसकी देखिए, यहाँ पर हमने जो पहला है आपका भारत में कोयले का वितरण, तो यहाँ पे हमने बता दिया है। ये रहा भारत में कोयले का वितरण किस हिसाब से है, कैसे है और कौन से क्षेत्र में होता है, तो यहाँ पर है। इसी के और पार्ट में है जो उद्योगों का पर्यावरण में के निम्नीकरण के लिए, तो यहाँ पर आपका इसका भी आंसर कंप्लीट दे दिया गया है, आपको इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। ये सारे आपके आंसर हो गए, आप आराम से देख लीजिए, मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका भी मेरा भी आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना था, इसमें आपका जलोढ़ मिट्टी है और एक चावल है। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करूँ तो ये भारत के मानचित्र है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दर्शा रखी हैं, जिसमें आपका पर्वत और वन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में पर्वत वन है, और आपका जलोढ़ मिट्टी ये पूरा एरिया है जो हल्का हल्का आपका जो है हरा है, बिल्कुल लाइट ग्रीन जो है, ये आपका पूरा जलोढ़ मिट्टी है। ये सारा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो एरिया है ये भी जलोढ़ मिट्टी है, और ये जो एरिया है आपका साइडों में, ये सबसे ज़्यादा उत्तर
पूर्वी भारत में जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ये पर्वत का जो ग्रीन कलर है वो पर्वत और वन है, और जो लाइट ग्रीन है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो रेड है वो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी है, और जो आपके गुलाबी कलर का है ये वाला पोर्शन ये आपका काली मिट्टी है। और इसके बाद में लेटराइट जो है वो थोड़ा सा डार्क गुलाबी है, जो ये छोटे छोटे पार्ट में नेपाल टाइप में है, ये बांग्लादेश भूटान और ये म्यांमार एरिया है जो ये सब में है। और शुष्क जो है येलो है, जो कि केवल इस एरिया में है आपका, ठीक है, ये वाला एरिया जो आपके गुजरात से ऊपर और आपके हरियाणा और पंजाब की तरफ। तो ये आपको पूरा मानचित्र याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। इसी तरह से आपका जो चावल के लिए पूछा गया था कि कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं जो चावल के लिए है इंडिया के मैप में, तो इंडिया के मैप में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और तमिलनाडु, ये सारे जगह पर आपके चावल की खेती होती है, जिसमें ये रहा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये है, उड़ीसा ये है, आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। इसके अलावा फिर बिहार है आपका, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है। तो इन सभी चीज़ों को आपको डार्क करके दिखा सकते हैं, या केवल नाम नाम लिख करके भी आप दिखा सकते हैं। मानचित्र में केवल नाम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो दिया गया मानचित्र है इसमें आपको ध्यान से देखे क और ख को प्रदर्शित करना था। तो ये जो आपका मॉडल पेपर है इसमें क और ख पार्ट मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दिए थे, बोर्ड ने ये थोड़ा सा वैसा ही डाल दिया, तो इसका मैंने आंसर नहीं डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? तो 74% सबसे ज़्यादा सिंहली है, और लगभग 15% के आसपास तमिल है, ठीक है। इसके आगे हम बात करें कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं समवर्ती आपकी सूची में। 27वां क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? तो लोकतांत्रिक देश एक ही है जो आपका भारत है। सऊदी अरब और नाइजीरिया ये इसमें नहीं शामिल है। इसके आगे बात करें भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं? तो 7 दल अभी तक मौजूद हैं। पहले 5 थे, फिर 7 हो गए। इस तरह ये बढ़ते और घटते रहते हैं, जब कोई दल नष्ट हो जाता है तो वैसे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 29वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद में चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा सन 1997 में प्राप्त हुआ था। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण सामुदायिक सरकार है। इसके आगे हम बात करें सन 1956 में, यहाँ पर जो आंसर है 1956 में आपको लिखना था, यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, तो इसीलिए 1956 में आपका जो है सिंहली को श्रीलंका का राज्य भाषा घोषित किया गया था। 33वां क्वेश्चन जो पूछा गया आपके अति लघुत्तरीय, तो इनको देख लेते हैं। इसमें क्या है आपका क्षेत्रीय दल क्या है? तो क्षेत्रीय दल किसी जिले या किसी राज्य के दल को कहते हैं, और क्षेत्रीय दल ऐसे दल को कहा जाता है जो क्षेत्रीय स्तर पर गठित होते हैं। 34वां क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम होता है। यानी कि जब भी कोई सरकार बननी होती है तो उसको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। तो इस अवस्था का आम कारण ये दिया जाता है कि कोई भी दल अपने बलबूते पे संसद में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकता, यानी कि उसको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, उसी को गठबंधन कहते हैं जो सपोर्ट करता है आपस में। इसके बाद में 35वां जो क्वेश्चन है श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप अपनी बुक से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको ब्रेकअप मिलेगा, जिसको आपको सोच सोच के बनाना पड़ेगा। और ऑप्शन में भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, प्रतिनिधि ही शासन के सभी पूर्ण निर्णय लेता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानून और नीतियों और कार्यक्रम में जनता की राय नहीं ली जाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान तक ही अपनी भूमिका निभाती है। मतदान के बाद प्रतिनिधि का चरित्र ठीक है या भ्रष्ट, जनता तो उसको अगले चुनाव से पहले नहीं हटा सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की शासन में कोई भागीदारी नहीं होती है, जनता अपनी अकेले रह जाती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय की प्रक्रिया काफ़ी देर से ली जाती है, इसीलिए जनता के हित में कार्य में समय भी लगता है।
इन सभी कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं। इसके आगे हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के, तो यहाँ पर राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं, जिसमें पहला चुनौती यहाँ पर है, इसके बाद में दूसरी चुनौती है और तीसरी चौथी चुनौती आपके सामने है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं राजनीतिक दल की, जिनको आपको आराम से याद करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको इसी ढंग से लिखना है, इसमें ज़्यादा आपको गुंजाइश नहीं काटने की। और ऑप्शन में है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको बताना है। तो पहले आपने ये क्वेश्चन देख लिया, इसका और पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका और पार्ट जो है लोकतंत्र निम्नलिखित प्रकार से एक उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, जिसमें आपका उत्तरदायी सरकार गठन और जिम्मेवार सरकार गठन और वैध सरकार गठन तीनों को शामिल किया गया है। इनके अनुरूप यहाँ पे कुछ लाइनें आपको लिखनी होगी जो कि समझाना पड़ेगा आपको। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अर्थशास्त्र आपका शुरू होता है। अर्थशास्त्र में पूछा गया 37 में इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। तो इसमें खनन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्रक है। उसके बाद में नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो 15 दिनों के अंदर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। आगे बात करते हैं 39 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो 39 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है, किसका आता है। तो भूमि का आता है। उसके बाद में वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापक संगठन के सदस्य हैं। तो यहाँ पे आंसर ही नहीं है, कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर जो है आपका 164 है। इसके बाद में हम बात करें 41 की, तो इनमें से कौन से तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो बैंकिंग जो है तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है, किसके बीच देखा गया है। तो ये देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं और निवेशों के बीच देखा गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोष्टक में से आपको सही जो है वर्ड को छांट करके इस स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले में आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो करेंसी नोट कौन जारी करती है, अगर डायरेक्ट कोई पूछ ले तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद में मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में खालिस्तान का काम करती है। तो मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर का काम करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र के श्रमिक में खालिस्तान है, तो अल्प बेरोजगारी है, यानी कि आपका जो है कृषि क्षेत्र में जो श्रमिकों की है, क्योंकि थोड़ा सा समय के लिए उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, फिर वापस से वो अपने काम पे लग जाते हैं। ऋण से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो ऋण वह है जो किसी से मांगा या लिया गया है, सामान्यतः यह उधार ली गई संपत्ति को व्यक्त करती है। इसके बाद में अगर हम बात करें वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करनी है। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण से है। यहाँ उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से ही उत्पन्न विचार जो है वैश्वीकरण कहलाता है। इसके कारण ही विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतः निर्भरता में वृद्धि होती है। वहीं पश्चिमीकरण का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न पहलुओं या अथवा भाषा, रहन सहन, उद्योग, प्रगति, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक आदि में पश्चिमी विशेषताओं का समावेश लगता है। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। आप वैश्वीकरण भी बता सकते हैं और पश्चिमीकरण भी बता सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन जो है शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो इसके 5 पहलू जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखनी है। यह है क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों और सेवाओं को प्रोत्साहन देना। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि क्षेत्रीय जो शिल्प उद्योग हैं और जो सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देगी अगर सरकार, तो आपका जो है बेरोजगारी की जो दर है वो कम होगी और रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि आपका जो है उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और इन सेवाओं को जो है अपने मतलब अनुकूल ढालेंगे और परिस्थितियों के हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद में पर्यटन उद्योगों को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो आपका रोज़गार बढ़ सकता है। जैसे कि हमारे हर स्टेट में अच्छे अच्छे आपके जो है देखने योग्य जगह हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा सा लिख करके। पर्यटन में आपको सरकार को थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, उसके बारे में उसको सोचना पड़ेगा। तीसरा है अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन। कई जगह पे सरकारी नीतियाँ और नियमें कुछ ऐसी हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कुछ जो है आपके नागरिकों को आज़ादी नहीं है, कई जगह पाबंदियाँ हैं, तो उन सभी को सरकार को
देखना चाहिए या उसमें संशोधन करना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए। चौथा जो कुछ इसका पार्ट है, मूलभूत सुविधाएं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि मूलभूत सुविधाएं, वो ज़रूरी सुविधाएं देना सरकार की ओर से जो एक रोज़गार व्यवस्था को कायम करने के लिए आवश्यक है। और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने का मतलब ये है कि जो चीज़ें कोई आम आदमी सब नहीं सीख पाते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार तो हैं साथ में अशिक्षित हैं, तो उनको देना पड़ता है इन सब की जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग, या इसके बारे में जो कैंपेनियन लगा करके भी बता सकते हैं। पांचवा है आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो गवर्नमेंट जो है बैंकों के थ्रू आसान शर्तों पर लोन और ऋण राशि दे सकती है, ताकि वो लोग गरीब होते हुए भी रोज़गार को जो है कर सकें, और उससे भी आपकी जो है बेरोज़गारी ख़त्म होगी। तो इस सभी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। इसी का और पार्ट है मुद्रा के उपयोग के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। तो मुद्रा ही मेन है जो उनके उपयोग में आता है। तो कैसे है मुद्रा, निम्नलिखित प्रकार से वस्तुओं के विनिमय प्रणाली में सहायता करती है। विनिमय का माध्यम में आ जाती है, और मूल्य का व्यापक मापक जो है मुद्रा हो जाती है। उसके बाद में आपका भावी भुगतान का आधार भी हो जाती है, मूल्य संचय का भी आधार हो जाती है। तो मुद्रा हर जगह पे काफ़ी अपना अहम रोल अदा करती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना होगा। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पूछा गया संगठित असंगठित क्षेत्र को की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संगठित क्षेत्रकों के जो है उसमें क्या क्या आता है, पंजीकरण आता है, नियम आता है, वेतन और भत्ते आदि आते हैं, रोजगार की सुरक्षा जो है ये सब इंक्लूड किया जाता है। असंगठित क्षेत्रकों में आपका सरकार का नियंत्रण ना होना, मतलब उनका सरकार का नियंत्रण नहीं होता, अनुशासन का अभाव होता है, कम वेतन और सुविधाएं होती हैं, रोजगार की सुरक्षा का अभाव रहता है। इसी का जो और पार्ट है लास्ट में, तृतीयक क्षेत्रक जो है अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है ये आपको बताना है। तो तृतीयक क्षेत्रक आपका यहाँ लिखा है और अन्य सेक्टर यहाँ लिखा है, तो इन पे कंपैरिजन कर दिया गया है, जिसमें तृतीयक क्षेत्रक में मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अन्य सेक्टर या अन्य क्षेत्र जो है उसमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इस सेक्टर में श्रमिकों के मानसिक क्षमता की अधिक ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मेंटल काम ज़्यादा होता है, और इस क्षेत्र में श्रमिक का शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता है। यानी कि इन सेक्टर में आईटी कंप्यूटर वाले आते हैं तृतीय क्षेत्र में, और अन्य सेक्टर में जो आपके मजदूर मिस्त्री कारीगर ये सब आते हैं। इसके बाद में किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता, यानी कि हम किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते, हम केवल मेंटल वर्क और रिटर्न वर्क करते हैं इसमें। और यहाँ पे भौतिक वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे घर मकान महल समुद्र नाले नदी सड़क सब कुछ बनते हैं, तो इसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डिज़ाइन करना, शेफ़ बनना, शिक्षक बनना, वकील बनना, ये सभी चीज़ें आपके तृतीय क्षेत्र में है। बैंकिंग में आपका काम करना, और आपका जो दूसरी तरफ है अन्य क्षेत्र में मिस्त्री होते हैं, बढ़ई होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, और भी आपके मजदूर होते हैं, वो सब आते हैं। तो ये था आपका एसएसटी का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन ऑल क्वेश्चंस का। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ आपको कि प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड डालिए आप 1090, यही आपका पासवर्ड है पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए 1090, यानी 1090 आप जो है इसका पासवर्ड लिख लें ध्यान से, 1090 इसका पासवर्ड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल के साथ में।